ये है नॉर्थ सी। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस में घिरा हुआ दुनिया का सबसे हिस्टोरिक और बिजी समंदर। ये समंदर अपने अंदर बहुत से खजाने, मिस्ट्रीज और तारीखी कहानियां छुपाए हुए हैं। इसी एक समंदर ने यूरोप को दुनिया का सबसे अमीर खिता बनाया है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्थ सी यूरोप की लाइफलाइन कैसे बना और आने वाले दिनों में क्या चीज इसे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने वाली है। कहते हैं कि जो भी समुद्रों को कंट्रोल करता है वो ही दुनिया पर राज करता है। 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ नॉर्थ सी इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। हजारों साल से ये समंदर यूरोपियन पावर्स का बैटल ग्राउंड रहा है, जहां पर बेशुमार जंगें लड़ी गईं। इन जंगों की शुरुआत हुई 43 AD में, जब रोमन एम्पायर ने शिप्स के जरिए ब्रिटेन पर अटैक करके उस पर कब्जा किया और फिर यहाँ पर पहली दफा पोर्ट्स बनाए, जिसके बाद ब्रिटेन और सेंट्रल यूरोप के बीच ट्रेड शुरू हुआ। ये वो पहला मौका था जब दुनिया और स्पेशली यूरोपियन एम्पायर्स को एहसास हुआ कि जिसने भी यूरोप पर राज करना है उसे नॉर्थ सी का कंट्रोल लेना होगा। 8वीं सदी में रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ सी का कंट्रोल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मौजूद वाइकिंग्स के पास चला गया। ये लोग छोटी छोटी कश्तियों के जरिए इधर नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज पर हमले करते और उन्हें लूटते। इन लोगों को छोटी छोटी शिप्स का इतना फायदा था कि इनके जरिए ये यूरोप के दरियाओं में भी घुस जाते और वहां से सेंट्रल यूरोप तक पहुंच जाते। सारा यूरोप इनसे तंग था और इनकी इसी लूट मार के जवाब में जर्मनी में मौजूद चंद ताजरों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था हैंसेआटिक लीग। इस लीग का मकसद ये था कि ये नॉर्थ सी में अपने ट्रेड रूट्स को और यूरोप के साहिली शहरों को वाइकिंग्स की लूट मार से बचाएंगे। ये आइडिया आहिस्ता आहिस्ता इतना पॉपुलर होने लगा कि बाकी यूरोप के बिजनेसमैन भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते गए। इन लोगों ने वाइकिंग्स के हमले से बचने के लिए बड़ी बड़ी नेवी शिप्स और ट्रेड पोस्ट्स बनाना शुरू कर दी। 15th सेंचुरी तक हैंसेआटिक लीग का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि ऊपर हिस्टोनिया से लेकर नीचे यूके और फ्रांस तक नॉर्थ सी में इन्हीं का कंट्रोल था। नॉर्थ सी अब ट्रेड के लिए सेफ हो चुका था, जबरदस्त पोर्ट्स बन चुके थे और नेवी में पूरी दुनिया में यूरोप का कोई मुकाबला नहीं था। यही वो टाइम था जब यूरोपियंस ने सोचा कि इसी नेवी के जरिए अब नए रिसोर्सेज और नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए जाएं। इसी मकसद के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ से बाकी दुनिया के समुद्रों में अपने एक्सप्लोरर्स भेजे और इसी के नतीजे में फिर अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई और यहीं से फिर आगे चलकर इसी समुद्र और नेवी के जरिए ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। नॉर्थ सी वर्ल्ड वॉर्स के दौरान एक बार फिर स्पॉटलाइट में आया जब एलाइज ने इसी नॉर्थ सी को ब्लॉक करके जर्मनी की सप्लाई लाइन्स कट की और दोनों वर्ल्ड वॉर्स का नतीजा बदल दिया। इसी नॉर्थ सी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ब्रिटेन पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सका। हालांकि उस वक्त हिटलर लिटरली अनस्टॉपेबल था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इसी नॉर्थ सी में सारे हथियार और असलहा डंप कर दिया गया था। बहुत सी रिसर्चर्स के मुताबिक आज भी नॉर्थ सी की तह में तकरीबन 1.5 मिलियन टन का गोला बारूद मौजूद है जो पिछले 70 साल से यहीं समुद्र के नीचे पड़ा है। लेकिन नॉर्थ सी के नीचे सिर्फ गोला बारूद ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ था जो यूरोप को ट्रेड, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हब बनाने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले नॉर्थ सी एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपस में लड़ने वाले ये सब यूरोपियन कंट्रीज इकट्ठे होकर नेटो के मेंबर बन चुके थे। नॉर्थ सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर करने वाले हर कंट्री को एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे दिया गया था, जिसके मुताबिक इस जोन के अंदर निकलने वाले रिसोर्सेज और ट्रेड एक्टिविटी पर उसी रिस्पेक्टिव कंट्री का हक होगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ चुका था। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लग रही थी, कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा था और साथ साथ ऑटोमोबाइल की डिमांड भी बढ़ रही थी और ये सारी एक्टिविटी जिस एनर्जी सोर्स के दम पर की जा रही थी वो था ऑयल। उस वक्त यूरोप में सिर्फ यूके और जर्मनी के कुछ पार्ट्स में थोड़ी सी ऑयल की प्रोडक्शन की जा रही थी, बट वो इस बढ़ती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए नाकाफी थी और इसीलिए सारा वेस्टर्न यूरोप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत हैवीली मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट था। लेकिन फिर
फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस सारी सिचुएशन को बदलने वाला था। 1959 में नेदरलैंड में ग्रोनिंगन के पास बहुत बड़े नेचुरल गैस के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी के बाद सब नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली यूके और नॉर्वे ने बहुत एग्रेसिवली नॉर्थ सी में ऑयल और गैस की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि नॉर्थ सी में सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन्स इन्हीं दोनों कंट्रीज के थे। जबरदस्त एक्सप्लोरेशन कैंपेन्स लॉन्च की गई, एक्सटेंसिव ड्रिलिंग की गई, मगर 200 अटेम्प्ट्स के बावजूद भी कुछ भी नहीं निकला। सब लोग मायूस हो चुके थे। लेकिन फिर 1969 में फिलिप्स पेट्रोलियम नामी कंपनी ने एक आखिरी ट्राई करने की ठानी और इस दफा उसने इधर नॉर्वे के EEZ जोन के बिल्कुल कॉर्नर पर, जहां यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क के EEZ मिलते हैं, वहां पर ड्रिलिंग शुरू की और लकीली यहां पर बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी ने नॉर्वे की तकदीर बदल दी। फिश और लकड़ी एक्सपोर्ट करने वाला एक गरीब सा कंट्री अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका था। कुछ ही अरसे में यूके भी यहाँ पर ऑयल और गैस रिजर्व्स डिस्कवर कर चुका था। इन डिस्कवरीज के बाद यूके अपनी 90% ऑयल रिक्वायरमेंट इस नॉर्थ फील्ड से पूरी कर रहा था और उसे सिर्फ 10% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इन्हीं ऑयल रिजर्व्स की वजह से आज बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले में यूके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं, और इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी उसे उस शिद्दत से एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को करना पड़ा है। तो इन अ नटशेल अगर देखा जाए तो नॉर्थ सी इन यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। लेकिन नॉर्थ सी से ये रिसोर्सेज निकालना कोई आसान काम भी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से तूफान आते हैं जिसकी वजह से समुद्र के तेवर भी अक्सर खराब रहते हैं। पिछले 60 सालों में यहाँ बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं और कई हजार लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अक्सर अटलांटिक ओशन से आने वाली लहरों की वजह से नॉर्थ सी में लहरें खतरनाक हद तक ऊंची हो जाती हैं और यहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाजों को बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह नॉर्थ सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और हो सकता है कि कुछ सालों बाद नॉर्थ सी के डायनामिक्स टोटली चेंज हो जाएं। खैर, आने वाले वक्त में जो भी हो, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज के वर्ल्ड मैप को शेप करने में इस नॉर्थ सी का बहुत बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी ने क्लासिक वर्ल्ड मैप डिफाइन किया था, जबकि अटलांटिक ओशन ने मॉडर्न वर्ल्ड मैप बनाया और अब पैसिफिक ओशन फ्यूचर का वर्ल्ड मैप रीडिफाइन करने जा रहा है, क्योंकि दुनिया की 3 बड़ी पावर्स बहुत तेजी से पैसिफिक पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही हैं। एक है चाइना, दूसरी है रशिया और तीसरी है अमेरिका। ये समुद्र ही हमारी दुनिया का फ्यूचर है और इसीलिए वर्ल्ड सुपर पावर्स बहुत तेजी से इनका कंट्रोल लेने की कोशिश में हैं। इस टॉपिक पर हमने ये 2 वीडियोस बनाई हैं, जिसके बाद आपको भी ये क्लैरिटी मिलेगी कि नेवल डोमिनेंस ही फ्यूचर में तरक्की का जरिया होगी। जिस कंट्री की नेवी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका दुनिया के जितने समुद्रों पे कंट्रोल होगा, उतना ही दुनिया में उसका मकाम और इन्फ्लुएंस होगा। ये है वो सारे सोर्सेज जहाँ से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।